हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम घटना चक्र 2021 की जो है भारत दृष्टि कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 26 जो कि है जल संसाधन। चलिए दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं। ये वाली बुक है आपकी दृष्टि, घटना चक्र की दृष्टि 2021, जो कि मार्केट में आ चुकी है। गाइस, एक दो दिन में हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। अभी मेरे पास तक नहीं पहुँची है। तो गाइस, अगर किसी को भी ये बुक करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26। देखिए, हमारा सिलेबस है पूरा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करा चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। ठीक है, आज हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 26 जो कि है जल संसाधन। फिर 27, 28, 29 ये बुक हो जाएगी ख़त्म। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय जल मिशन। तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय जल मिशन NAPCC के अंतर्गत तय किए गए मिशनों में से एक है। ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या, जल का संरक्षण, उसकी बर्बादी में कमी लाना और समेकित जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के जरिए राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर जल के अधिक समानता पर आधारित वितरण सुनिश्चित करना। फिर लिखा है राष्ट्रीय जल नीति। तो इसमें लिखा है कि देश में जल संसाधनों के संरक्षण, उसके विकास, उसके बेहतर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल नीति 2012 अपनाई गई। तो राष्ट्रीय जल नीति में की गई महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में राष्ट्रीय जल जो फ्रेमवर्क कानून, अंतर्राष्ट्रीय नदियों नदी घाटियों के अनुकूलतम विकास के लिए व्यापक कानून, विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी के उपयोग के बारे में बेंचमार्क की प्रणाली विकसित करना ताकि जल का किफ़ायती इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। तो प्रत्येक राज्य में जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और पानी की पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बात करेंगे हम। तो ये परिषद की जो स्थापना है वो 1983 में हुई है। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जो है परिषद के कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। फिर आगे लिखा है राष्ट्रीय जल बोर्ड। तो राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1990 में होती है। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन की क्या समीक्षा करना और तत्व संबंधी प्रगति की जानकारी समय समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को प्रदान करना। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन की। तो गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ केवल भारत में ही 400 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। 400 मिलियन, तो कैसे 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो इससे क्या है, भारत की 28% जो है जल आपूर्ति होती है। और इसके दायरे में भारत के 26% भू क्षेत्र के साथ 43% जो है जनसंख्या आती है। तो गंगा का प्रमुख प्रवाह 5 राज्यों में है। कहाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होते हुए कितने किलोमीटर, 25 यानी कि 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है गंगा नदी। फिर लिखा है देश के हृदय स्थल के लिए बहुत पवित्र और प्रमुख जल स्रोत होने के बावजूद आज गंगा गंभीर रूप से क्या है, प्रदूषित और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तनावपूर्ण कारण बन चुकी है। फिर लिखा है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवन शैली में विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण विराट गंगा कई रूप में क्या है, दुर्दशा का सामना कर रही है। और गंगा कई तरह के जैविक और क्या है, बैक्टीरियाई प्रदूषण से जूझ रही है। चलिए गाइस, हम ये सारे जो बॉक्स में है इसे एक साथ कर लेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल जो है हम उसको पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है आगे, खासकर एक मिनट गाइस, जूझ रही है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे, खासकर इसके मध्य सागर में जिस कारण मानव स्वास्थ्य, कृषि और नगरीय सेवाएं, पर्यावरण से जुड़े कई नकारात्मक प्रभाव सामने खड़े हैं। तो गंगा में प्रदूषण के मुख्य स्रोत घरेलू औद्योगिक तरल व्यर्थ पदार्थ है। और इसमें से 70% जो है आपका प्रदूषित घरेलू सीवेज के कारण है। और 20% विषाक्त औद्योगिक तरल पदार्थ है। और 10% क्या है, अपशिष्ट, खुले में शौच और ठोस और अपशिष्ट आदि के कारण है। तो गंगा को साफ करने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं जिसके जो मिले जुले नतीजे रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में की गई थी और अगले 2 दशकों में इसके 2 चरणों के आधार पर इसे आगे बढ़ाया गया। फिर इस योजना का प्रमुख फोकस शहरी अनुपयोगी जल अवसंरचना था। ठीक है, अवसंरचना पर था। और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और संबंधित नगरीय अनुपयोगी
जल अवसंरचना के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया। फिर लिखा है प्रस्तुत डाटा के अनुसार शहरी और आर्थिक विकास के कारण फैलने वाले प्रदूषण के कारण समग्र तौर पर कार्यक्रम के आधार पर जल की गुणवत्ता को स्थायी रखा जा सकता था और इसमें सुधार देखा गया। ठीक है, हालांकि इसके अमलीकरण में कई सीमाएं भी रही। अपर्याप्त निवेश, स्थापित क्षमता का अधूरा इस्तेमाल और फिर है स्थानीय निकाय का अल्प स्वामित्व, दीर्घकालिक विलंब और कमजोर संप्रेषण जिस कारण के है जनसंपर्क असफल रहा। ठीक है, अब लिखा है वर्ष 2015 में क्या है 20,000 करोड़ रुपए की निर्देशात्मक राशि के साथ नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये एक व्यापक कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत पिछली और मौजूदा परियोजनाओं को समाहित किया गया और कई नई शुरुआतें भी इसका हिस्सा रही। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भी एक प्राधिकरण के रूप में बदला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो गैस इसकी शुरुआत जो है देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना को केंद्रीय सहायता देने के लक्ष्य से वर्ष 1996-1997 में की गई थी और इसका लक्ष्य भी यही भी था कि जिन राज्यों के पास ऐसी योजनाओं के लिए उचित स्रोत नहीं है जहां ये पूर्ण होने वाले हैं, ठीक है, इन्हें भी तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। फिर आगे लिखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो 2015-16 के दौरान जो ये योजना है इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लक्ष्यों में खेती के पानी खेतों में पानी की पहुंच सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना, कृषि जल के किफ़ायती इस्तेमाल को बढ़ावा देना और टिकाऊ जल संरक्षण पद्धति शुरू करना आदि शामिल था। तो वैसे आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स में क्या लिखा है, लिखा है जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को राज्य की साझेदारी के साथ शुरू किया गया और इसका संचालन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया और इसका लक्ष्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन, ठीक है, प्रदान करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई। अब लिखा है कि जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई। कब? जुलाई 2020 की बात है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य में पीने योग्य जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। अब लिखा है ध्यातव्य है कि मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी आती है गाइस, ये आपकी लिखी है 3054.58 करोड़ रुपीस है, जिसका वित्त पोषण क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जाएगा। फिर लिखा मणिपुर वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफ़ी पहले जो है वित्त वर्ष 2021-22 तक ही इस दृष्टि से 100% कवरेज की योजना बना रहा है। चलिए एक बार पीछे जो हम छोड़ के आएगा इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020। तो ये है आपका 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने 5वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2020 का शुभारंभ किया। फिर लिखा है 10 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। फिर लिखा है प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के अंतर्गत देश में जल से संबंधित बड़ी समस्याओं के आदर्श समाधान विकसित करने पर विचार विमर्श किया जाता है। 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है, स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण और समग्र क्या है आपका प्रबंधन। और लिखा है इस सम्मेलन का फोकस विषय क्या है, अर्थ गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास। ध्यात है कि इस सम्मेलन का पहला आयोजन 2012 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। आइए इस बॉक्स में क्या लिखा है, सम्मेलन के 2 प्रमुख पक्ष कौन से हैं, देखिए 4 राज्यों पर ध्यान केंद्रण। तो एक हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में जारी प्रयासों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, फिर लिखा है शहरी नदी प्रबंधन योजना, तो NMCG और राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने गंगा नदी बेसिन में शहरी नदी क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु अपनी तरह की पहली रणनीतिक रूपरेखा यानी कि शहरी नदी प्रबंधन योजना विकसित की, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान विकसित किया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो इसमें लिखा है मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड एक बहुविषय
वैज्ञानिक संगठन है जिसे प्रौद्योगिकी के विकास और संप्रेषण, देश के भूमिगत जल संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी विकास एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों पर निगरानी रखने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे दायित्व सौंपे गए हैं। फिर लिखा है जल भ्रत मापन और प्रबंधन योजना। तो जल भ्रत भूजल की एक ऐसी प्राकृतिक चट्टानी परतें हैं जो पानी को किफ़ायती ढंग से भंडारित करती हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में CGWB ने राष्ट्रीय जल भ्रत प्रबंधन परियोजना जो है प्रारंभ की। इसका उद्देश्य जल भ्रंतों की पहुंच, उसका सीमांकन, वर्गीकरण, कारगर प्रबंधन करना ताकि भूमिगत जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। फिर आगे बात करेंगे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को देश में भूजल विकास और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इस संबंध में वह आवश्यक आदेश भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये वाला चलिए आइए यहाँ देख लेते हैं नदियाँ एवं झीलें। तो गाइस यहाँ पे देखिए, चलिए नदियाँ और झीलें हमने अगर आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी आपने पढ़ा हो तो आपने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी, कौन कौन सी झीलें। अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, गाइस एक ये रिवर जा रही है आपकी सिंधु रिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है वुलर झील, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक व्यास रिवर दिखा रखी है, सतलज इसमें दिखाई नहीं है गाइस, ओके। सतलज नदी भी दिखा रखी है आपकी, ये जा रही है कुछ। उसके बाद आपकी यहाँ पे है रावी रिवर है, यहाँ पे चिनाब है, ऊपर वाली आपकी झेलम है, ये सारी जाके आपकी सतलज में मिलती है। सिंधु रिवर में जाके सतलज मिल जाती है और इस तरह से वो पाकिस्तान में जाके क्या है, अरब सागर में गिर जाती है। और गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा एक गोविंद सागर डैम या गोविंद सागर, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको एक कौन सी रिवर दिख रही है, यहाँ पे हमें दिख रही है गंगा रिवर, यहाँ पे यमुना रिवर दिख रही है। चंबल जो है यमुना की सहायक रिवर है, बेतवा भी आपकी यमुना की सहायक रिवर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको राजस्थान में मिलेगी सांभर झील। फिर यहाँ पे है शारदा नदी जो कि आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, आपको कहाँ, पीलीभीत जिले से निकलते हुए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद घाघरा रिवर भी आप देख सकते हैं, गंडक रिवर भी देख सकते हैं, ये सारी जो है आपको गंगा में मिलेंगी, ठीक है। ऊपर से देखिए कौन कौन सी है, शारदा रिवर है, घाघरा रिवर है, गंडक रिवर है, कोसी रिवर है और ये आपकी गंगा फ्लो हो रही है, गंगा में जाके सारी मिल जाएंगी। और नीचे से एक यहाँ पे लिखा है सोन नदी, वो आपकी गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सी एक रिवर का दे रखा है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे दिहांग है, ठीक है। और लोहित है एक यहाँ पे, ठीक है, लोहित है, दिहांग है और ब्रह्मपुत्र दे रखी है यहाँ पे। और कोसी नदी अभी हम देख चुके हैं। और गाइस और क्या देखा जाए, हाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर है यहाँ पे गाइस आपके पास, और राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है आपके पास, कहाँ पे, राजस्थान में मिलेगा आपको। और उसके बाद हम और नीचे जाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश से होते हुए ऐसे नर्मदा नदी मिलेगी और मध्य प्रदेश से ही निकलती हुई आपको ताप्ती रिवर भी मिलेगी। और इसके बाद आपको महाराष्ट्र से निकलती हुई गोदावरी रिवर मिलेगी और इसी की सहायक रिवर है आपकी पेन गंगा लिखी हुई है यहाँ पे। एक आपको मिलेगी यहाँ पे महानदी मिलेगी और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक निज़ाम सागर, गोदावरी की सहायक हो गई। और उसके बाद हम और नीचे जाते हैं और कोलेरू झील मिलेगी आपको गाइस आंध्र प्रदेश में। और गाइस हम क्या देखें अब इसमें, और देखिए यहाँ पे है आपको एक मिलेगा नागार्जुन सागर, कौन सी रिवर पे मिलेगा, कृष्णा रिवर पे आपको नागार्जुन सागर मिलेगा। तो एक है आपकी कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी यहाँ पे लिखी हुई है। और एक है, और गाइस यहाँ पे यहाँ लिखा है कृष्णराज सागर झील की है, यहाँ पे आपको कावेरी रिवर मिल जाएगी, वेम्बनाड झील मिल जाएगी आपको केरल में। और यहाँ पे आपको देखिए ये आपका है, आपका बॉर्डर है एक जो कि यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु, और उसके बॉर्डर पे आपको मिल जाएगी पुलिकट झील। और उसके बाद गए, चलिए इस मैप का तो हिसाब किताब हमने देख लिया है, आके यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ के क्या लिखा है गाइस, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि हैं, ठीक है, पंचनद बोलते हैं इसको। फिर लिखा है सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस ताल से निकलती है और हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है गाइस, पद्मा हो जाता है। फिर है बांग्लादेश में पद्मा की जो है मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद देखिए इधर से गंगा मतलब पद्मा मिलती है, एक साइड से आपका क्या मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, आपकी क्या कहलाती है, जमुना। फिर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत क्या है, तिब्बत का मानसरोवर झील के पास है, मतलब इन तीनों का क्या है, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है, मतलब उद्गम। और फिर है किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। चलिए अब लिखा है नर्मदा नदी
उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो है भ्रंश घाटी से होकर जाती है। ये सारा चीज़ आप जो है जियोग्राफी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फिर लिखा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सी है, नर्मदा, तापी, पेरियार आदि। डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती है, ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर लिखा है कि सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी तीनों का उद्गम क्या है, अमरकंटक जो है पठार है, ठीक है। तो सोन ऊपर की तरफ जाती है आपकी, नर्मदा इधर जाती है, महानदी इधर जाती है। फिर लिखा है यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच्छ चोटी के पास है। ये भी सब कुछ आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं गाइस, कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलिए इस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जम्मू कश्मीर स्थित जो वूलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का जो है उत्तरी सागर यानी कहाँ, उड़ीसा तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लगून झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है ये। फिर है गोमती नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, गोमती नदी है इससे, ठीक है, पीलीभीत से जिले से जो है आपका गोमत ताल फुलर झील से निकलती है, ठीक है। गैस हमने एक जगह शारदा बोल दिया था, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा, करेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पे लिखा है लोकटक झील में क्या होता है, केबुल लामजाओ। लोकटक झील आपकी कहाँ पे, मणिपुर में है। यहाँ पे क्या है, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय पार्क स्थित है। और गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद। फिर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, गोदावरी है, 1465 किलोमीटर लंबी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो पहली है उसका नाम है गंगा। फिर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम इस प्रकार है। देखिए उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं हम गाइस, तो सबसे ऊपर है आपका स्वर्ण नदी, फिर है स्वर्ण रेखा है, फिर है महानदी है, फिर आपका है गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा, अच्छा इसको हम थोड़ा रुक के देखते हैं, पहले इसमें देख लेते क्या लिखा। इसमें लिखा है दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः क्या है, वृक्षनुमा जो है अवातंत्र बनाती है, मतलब कुछ इस तरह, ये मेन नदी है, फिर ये सब सहायक ऐसे ऐसे करके मिलती है, तो ये कुछ वृक्ष की तरह आपको बनाती हुई मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गाइस क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बद्रीनाथ मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। कौन सा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये भी आप देख लेंगे जब आप देखेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर, तो वहाँ पे आप ये भी देख लेंगे कि इस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। फिर गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रुद्रप्रयाग में क्या होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर आके मिलती है। देखिए प्रयाग का मतलब होता है संगम, दो नदियों का या तीन नदियों का संगम होता है जहाँ पे, तो जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पे कौन सी दो नदियाँ आगे मिलती है, अलकनंदा, मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा, पिंडर नदी। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा, और फिर आपका है नंदप्रयाग में अलकनंदा, नंदाकिनी, और आपका विष्णु प्रयाग में कौन सी, अलकनंदा और धौलीगंगा, ये सब आके मिलती हैं, ठीक है। तो ये पेज हमारा हो गया। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण यहाँ पे एक रह गया, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी द्वारा हुआ है। चलिए फिर यहाँ पे ये कहानी हमने इस पेज की पढ़ ली है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, तो कुछ छूट गया लग रहा है, ठीक है। जो गाइस यहाँ पे हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें दो लाइन पढ़ी थी। एक तो ये कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को देश में भूजल विकास और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इस संबंध में वह आवश्यक आदेश भी दे सकता है, ठीक है। आगे भी इसमें कुछ लिखा था, वो हमने भूल गए गाइस। तो यहाँ लिखा है प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं, कौन कौन से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के खंड 5 के अंतर्गत प्राधिकरणों को प्रस्तावित अधिनियम के खंड 3 के उपखंड 2 में क्या संबंधित सभी मामलों के निर्देश देने और कार्रवाई का अधिकार है। उक्त कानून के खंडों यानी कि 15 से 21 की सहायता लेना, देश में भूजल निकाय और नियंत्रण, प्रबंधन, विकास की दिशा में कार्य करना, आवश्यक हो तो इस दिशा में जरूरी नियामक दिशा निर्देश जारी करना। चलिए आगे लिखा है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्राधिकरण अनुसंधान संस्थान। तो गाइस यहाँ लिखा है कि जो है इसकी स्थापना रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, मतलब ये जो संस्थान है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो केंद्रीय भूजल बोर्ड और अन्य केंद्रीय और राज्य संगठनों के राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों आदि के प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें पूरी करता है। फिर गाइस जो ये है आपकी परियोजना, मतलब जो भी है आपका संस्थान है, कौन सा, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्राधिकरण अनुसंधान संस्थान को भूजल के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी सौंपा गया है। फिर नेक्स्ट लिखा है आपका केंद्रीय जल आयोग। तो केंद्रीय जल आयोग जो है 3 स्कंधों में विभाजित है, और डिजाइन और अनुसंधान स्कंध, जल आयोजन परियोजना स्कंध और नदी प्रबंधन स्कंध। तो राष्ट्रीय जल अकेडमी क्या नाम है, CWC का प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, जो पुणे में स्थित है, और ये केंद्र और राज्य सरकार के
सेवारत इंजीनियरों, स्वयं सेवी संगठनों आदि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है, ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो इस मैप में क्या है, लिखा है भारत वार्षिक वर्षा। तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 200 से अधिक वर्षा, 100 से 200, 50 से 100 और 50 से कम वर्षा। तो देखिए 200 से अधिक वहाँ होगी जहाँ पे गाइस ये देखिए एक आपको कहाँ मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे आपको 200 से अधिक मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी और अंडमान निकोबार में मिल जाएगी 200 से अधिक वर्षा। और उसके बाद गाइस कहाँ मिलेगी आपको, देखिए यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी 200 से अधिक वर्षा। फिर हम बात करेंगे 100 से 200 तक की। तो गाइस 100 से 200 तक का ये वाला क्षेत्र है, गंगा नदी वाला जो है बेसिन जो है ये वाला पूरा आपका 100 से अधिक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका इधर भी है, ठीक है। उसके बाद हम अगर और कम पे जाएं तो 50 से 100 यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है। तो गैस ये रही है आपकी सारी स्ट्रेट लाइन, ये सब गैस अब ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। और 50 से भी कम की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो है पठारी भाग जो है आपका मतलब जो पठार में जो पूर्वी साइड है वो वाला, और ये वाला आपका राजस्थान वाला एरिया आ गया। उसके बाद आप लद्दाख पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर भी कम वर्षा मिलेगी और 50 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब यहाँ लिखा है बाढ़ पूर्वानुमान। तो देश में 226 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र है, जिसमें से 166 केंद्र प्रमुख बांधों और बैराजों पर स्तर पूर्वानुमान और 60 प्रवाह पूर्वानुमान से संबद्ध है। तो लिखा है ये जो केंद्र हैं 20 राज्यों में हैं। कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर शामिल है यहाँ पे। अब लिखा है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। तो गाइस ये विश्व बैंक की मदद से जो है संचालित परियोजना है और इसमें करीब 223 बांधों के पुनर्वास के प्रबंधन के साथ 7 प्रतिभागी राज्य यानी कि आपका झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा बड़े बांधों का नेशनल रजिस्टर। तो इसमें लिखा है CWC द्वारा रखे जाने वाले बड़े बांधों के नेशनल रजिस्टर की जो है हालिया संग्रहित सूचना के अनुसार देश में 5701 बड़े बांध है और इसमें जो है 5254 बांध जो है पूरे हो चुके हैं और 447 जो है अन्य जिस पे कार्य चल रहा है। फिर जल संसाधन सूचना प्रणाली, CWC और इसरो ने 2010 में संयुक्त रूप से जल संसाधन सूचना प्रणाली जो है विकसित करी। इसके उपरांत इंडिया WRIS की वेबसाइट के 4 संस्करण जो है जारी किए जा चुके हैं। फिर इस सूचना प्रणाली में जन संसाधन परियोजनाओं, बड़े जल स्रोत, भूमि उपयोग, आच्छादित भू क्षेत्र, बंजर जमीन, भू संरक्षण आदि विषयक कार्यों के अतिरिक्त पर्यावरण और अवसंरचना तथा अन्य प्रशासनिक सूचना भी निहित रहती है। फिर लिखा है राष्ट्रीय जल अकेडमी पुणे। तो गाइस ये ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र जल आयोग के अंतर्गत 1988 में क्या खड़कवासला पुणे में की गई है। फिर इसमें लिखा है NWA के लक्ष्य सभी हितभागियों को जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन के विकास पहलुओं का प्रशिक्षण देने और इसमें क्षमता निर्माण करने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करना है। फिर गाइस आगे लिखा है केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला। तो नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला भू तकनीकी, अभियांत्रिकी एवं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला, जांच और मूल्य तथा प्रायोगिक कार्य करने वाला क्या है अग्रणी संस्थान है। ये कार्य विशेषकर नदी घाटी परियोजना के निर्माण और बांध की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अनुसंधानशाला मुख्यतः भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रमों के सलाहकार के तौर पर काम करता है। तो गाइस एक लास्ट पेज और बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। लिखा है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो लिखा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मध्य इस परियोजना हेतु ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किया गया। ठीक है, तो इस परियोजना में दाऊधन बांध बनाकर क्या है केन और बेतवा नदी की नहर के माध्यम से जोड़ना, लोअर आर परियोजना, कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है। और इस परियोजना से प्रति वर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं, लगभग 62 लाख लोगों को जल आपूर्ति, 103 मेगावाट क्या है जल विद्युत का उत्पादन होगा। और यह नदियों को
आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की जो है पहली परियोजना है। फिर गाइस आगे लिखा है फरक्का बराज परियोजना। तो गाइस फरक्का बराज जो परियोजना है उसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का में स्थित है और इसका जो ये मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। और फरक्का बांध परियोजना जो है प्राधिकरण की स्थापना 1961 में की गई थी। फरक्का बांध परियोजना परिसर के निर्माण और बाद में परिचालन और रखरखाव का दायित्व सौंपा गया। फरक्का परियोजना में फरक्का बांध, जंगीपुर बांध, फीडर बांध, नेविगेशन लॉक और संबंधित संरचनाएं शामिल हैं। तो परियोजना का निर्माण क्या है 1961 में शुरू किया गया था और ये जो है चालू कब होती है 1975 में। तो फरक्का बांध परियोजना परिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है, कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और रख रखाव के लिए 38.38 किलोमीटर लंबी क्या फीडर नहर के जरिए भागीरथी हुगली नदी की प्रणाली को समुचित मात्रा में गंगा का जल प्रदान करना है ताकि भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की व्यवस्था और नौवहन में जो है सुधार लाया जा सके। फिर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और मुख्यालय इसका क्या है पटना है। इसकी स्थापना 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय और अधिशासी स्कंद के रूप में बाढ़ से निपटने और गंगा थाल राज्यों में इसका प्रबंधन करने के लिए की गई थी। तो है बेतवा नदी बोर्ड। तो इसमें लिखा राजघाट बांध परियोजना और पावर हाउस के संचालन के लिए बेतवा की स्थापना 1976 में की गई थी। परियोजना प्राधिकरण ने बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। तो इस परियोजना के लाभ और लागत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समान रूप से साझा किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लिखा है शारदा सरोवर निर्माण परामर्श समिति। तो गाइस इसका गठन भारत सरकार द्वारा नर्मदा जल विकास न्यायाधिकरण के निर्देश के साथ 1980 में किया गया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बात करते हैं तो ये एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ तथा तट संरक्षण प्रबंधन के उपायों की योजना और कार्यान्वयन और संबद्ध मामलों के लिए की गई है और 1982 में गुवाहाटी मुख्यालय में काम करना शुरू किया इस बोर्ड ने। और ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अधिकार क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में शामिल है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों सिक्किम और ब्रह्मपुत्र थाले के अंतर्गत आने वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग को कवर करता है। फिर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना पंजीकरण अधिनियम मतलब इसकी स्थापना जो है कंपनी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत जो है पंजीकरण समिति के रूप में 1982 में की गई थी और इस राष्ट्रीय संदर्श योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। फिर लिखा है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो इसकी स्थापना 1978 में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। तो ये देश के अनुसंधान और विकास का प्रमुख जो है संस्थान है जो जल विज्ञान और जल संसाधन विकास के सभी पहलुओं के बारे में बुनियादी अनुप्रयुक्त और कार्यनीतिक अनुसंधान संचालित करता है और तत्व संबंधी सहायता और प्रोत्साहन और समन्वय आदि कार्य करता है। ठीक है, फिर लिखा है संस्थान का मुख्यालय जो है रुड़की उत्तराखंड में है और जिसके विभिन्न भागों में क्षेत्र संबंधी अनुसंधान को कवर करने के लिए संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय क्या है बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा, भोपाल में स्थित है। फिर राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड। तो वैसे इसकी स्थापना कब होती है 1957 में एक प्रमुख निर्माण कंपनी के रूप में की गई थी और इसका लक्ष्य देश की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करना था। तो गाइस आगे लिखा है पुडुचेरी तो हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, फिर इसने जो है इससे पूर्व गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, पसंद आई तो कमेंट भी करिएगा, पसंद आई तो शेयर भी करिएगा और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो गाइस यहाँ पे खाली UPPCS का नहीं है, बाकी भी स्टेट के हैं आपके जो भी PCS के हैं या आपके UPSC का भी मिलेगा आपको, इसमें बाकी एग्जाम्स का भी मिलेगा। तो फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है ये चैनल। चलिए गाइस, तो फिर आप क्या है कि
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा है। तो गाइस जल संसाधन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 जो कि है कल्याण। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।